नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। अभी भी जिले के सैकड़ों स्कूल है मूलभूत सुविधाओं से वंचित। बच्चे हैं पर कमरे नहीं, शिक्षक है लेकिन स्कूल जाने का रास्ता नहीं। अब होमगार्ड के जवानों को भी मिलेगा AK-47 और इंसास राइफल। ट्रेनिंग के बाद 2 जिलों के जवानों ने किया पारन परेड, अधिकारियों ने दिया टिप्स। और पुण्यतिथि पर याद किए गए लौह पुरुष सरदार पटेल, दी गई भावभीनी श्रद्धांजलि। तो ये थी आज की सुर्खियां और अब खबरें विस्तार से। बिहार की सरकारी शिक्षा व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव IAS के पाठक काफी मेहनत कर रहे हैं, जिसका सकारात्मक असर दिख भी रहा है। हालांकि अभी भी सैकड़ों स्कूल भवनहीन हैं, जो सार्वजनिक स्थल, झोपड़ी या मंदिर के कैंपस में चलाए जा रहे हैं, जिनकी स्थिति बदलने की जरूरत है। यह है मुजफ्फरपुर औराई प्रखंड के मधुवन प्रताप का स्कूल, जहां एक ही क्लासरूम में 8 क्लास के बच्चे पढ़ते हैं। एक ही ब्लैक बोर्ड पर 2-2 शिक्षक अलग अलग क्लास के बच्चों को पढ़ा रहे हैं। मंदिर की दीवार को ब्लैक बोर्ड के रूप में प्रयोग किया जा रहा है। झोपड़ी नुमा एक कमरे में 137 बच्चों के भविष्य को संवारा जा रहा है। BPSC नियुक्ति के बाद शिक्षक को पर्याप्त संख्या में आ गए हैं, पर संसाधन के अभाव में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। दूसरे स्कूल उसरी टोला की है। यहाँ की तस्वीर और ज्यादा हैरान करने वाली है। यह स्कूल वर्षों से एक दलान में चलाई जा रही है। यहाँ शिक्षकों की संख्या पर्याप्त हो गई है, लेकिन संसाधन के अभाव में पढ़ाई नहीं हो पा रही है। यहाँ भी शिक्षक ब्लैक बोर्ड का बंटवारा कर चुके हैं। जिले में इस तरह के 237 विद्यालय है जो भवनहीन है और यहाँ की पढ़ाई राम भरोसे चल रही है। इन स्कूलों में आकर BPSC शिक्षक निराश नजर आ रहे हैं, तो कई मौजूदा संस्थान में ही बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में स्कूल में योगदान देने वाली शिक्षिका चंचल गुप्ता ने बताया कि जिस तरह से BPSC का नाम है और जिस प्रकार से परीक्षा ली गई, उससे काफी ज्यादा उम्मीदें थी, लेकिन यहाँ पढ़ाने के लिए भवन ही नहीं है। किसी और के दरवाजे पर बच्चों को पढ़ाना पड़ता है। जब सभी बच्चे आ जाते हैं तो खड़े होने की भी जगह नहीं होती है। वहीं शिक्षिका नेहा कुमारी ने बताया कि पहली बार चचरी पुल को पार किया, वो भी गोद में छोटे बच्चों को लेकर। विभाग को इस ओर ध्यान देना होगा। इस स्कूल के प्रधानाध्यापक राजेश कुमार ने भी कहा कि यहाँ सबसे बड़ी समस्या आवागमन की है। उन्होंने बताया कि एक गांव विस्थापित है, इसलिए सरकार की कोई भी योजना यहाँ तक नहीं पहुँच पाती है। यहाँ स्कूल का भवन भी नहीं बन सकता क्योंकि यह गांव 2 नदियों के बीच में है। मंदिर की दीवार का सहारा लेकर बच्चों को पढ़ाया जाता है। हालांकि ग्रामीणों को उम्मीद है कि जब शिक्षा विभाग ने उनके स्कूल में योग्य शिक्षक शिक्षिका की तैनाती की है, तो भवन को लेकर भी जरूर कोई ना कोई वैकल्पिक इंतजाम करेगी। एप्पल, इसमें क्या लगेगा? एन। ए या एन? विद्यालय भवन नहीं है, चूँकि यह गांव विस्थापित है। दोनों बांध के बागमती परियोजना बांध के बीच में अवस्थित विद्यालय है। कैसे पठन पाठन हो रहा है बच्चों का? बच्चों का पठन पाठन, एक शेड है। शेड में तो सारे बच्चे 137 बच्चे नामांकित है, जिसमें 100, 105, 110 बच्चे उपस्थित होते हैं। सभी बच्चे खड़े हो सकते हैं क्या? एक रूम में खड़े हो सकते हैं? ठीक से नहीं, बैठ भी नहीं सकते हैं, इसलिए बच्चे को बाहर बैठाते हैं। अभी ठंडा का मौसम भी है, धूप में बच्चे बैठते हैं बाहर, तो उसी में जो है, और ब्लैक बोर्ड के सहारे, और बगल में मंदिर है, तो मंदिर के चबूतरा पर बच्चे बैठते हैं, और वही मंदिर का दीवार है, उसी पे ब्लैक बोर्ड बना करके बच्चे को पढ़ाया जाता है।
व्यवस्था का अभाव है, शिक्षक हाँ, व्यवस्था का अभाव है। शिक्षक बढ़े हैं, पहले तो 2 थे, 3 नए आए हैं बीपीएससी से। अब पढ़ाई भी अच्छी तरह से हो रही है, सब ठीक ठाक है, लेकिन व्यवस्था का अभाव है। इसको क्या कर सकते। मैं यूपी के फतेहपुर ज़िले से आया हूँ और यहाँ पर व्यवस्था में है कि कमी है व्यवस्था में कि यहाँ पर अपना भवन नहीं है और लोग अपना बोरा लेकर आ रहे हैं लोग। तो सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए कि कैसे क्या मतलब इन लोग का मैनेजमेंट किया जाए यहाँ का। कैसे पठन पाठन करवाते हैं? पठन तो ठीक है, करवा रहे हैं अपना जिस हिसाब से भी होता है। एक ब्लैक बोर्ड पे 2 शिक्षक, एक ब्लैक बोर्ड पे हाँ दिक्कत होती है, लेकिन अब कैसे भी करना है, जितना भी अपने पास है अवेलेबल साधन उस हिसाब से तो अपना करना ही ना। हम लोगों को अपनी तरफ से हम लोग कोशिश करेंगे अच्छा करें, कम साधन में ही अच्छा इन लोग को अपना ज्ञान दें। कैसे ब्लैक बोर्ड पर बच्चे को पठन पाठन देते हैं? ब्लैक बोर्ड पे पहले सॉल्व करवाते हैं खुद पे, फिर बाद में इनको देते हैं कि आइए यहीं पर करिए आके, या तो अपनी कॉपी में करिए, फिर उसको चेक करते हैं बाकी, क्योंकि सब लोग को बोर्ड पे तो बुला नहीं सकते हैं। परीक्षा पास करने के बाद क्या सोचे थे यही जगह पे आप जाएंगे? नहीं, कभी नहीं सोचे थे कि ऐसा होगा, मतलब यहाँ का माहौल वो। सर ये सब नहीं सोचे थे कि ऐसा स्कूल मिलेगा। और जब रास्ता यहाँ है तो नदी बागमती नदी देखे और चचरी देखे, इससे हमें बहुत नुकसान हो रहा है, डर भी लग रहा है यहाँ आने में। यही चल और बच्चा लोग को देखकर यहाँ व्यवस्था सब बच्चा लोग नहीं पढ़ने आता है तो देखे कि अपना जो है कर लेंगे। कैसे पढ़ाते हैं बच्चे को अपना यही मंदिर का दीवार है, मंदिर की दीवार पर ही ब्लैक बोर्ड टाइप के बनाकर ही बच्चे को सिखाते हैं। शिकायत नहीं की है प्रधानाध्यापक से आपने? शिकायत यहाँ सरिका भी आने में प्रॉब्लम होता है, रास्ता नहीं ना क्लियर, कैसे सामान आ सकता है। कहाँ से आए हैं? हम पटना जिला से हैं। परेशानी होती है? बहुत परेशानी होता है। मेरा तो यहाँ पर आए थे? आए तो हमें मन नहीं है, शुरू दिन मैंने फर्स्ट बार आए तो हमें मन नहीं था कि मैंने स्कूल ज्वाइन किए, फिर देखे तो अपना व्यवस्था देखते देखते किए। चचरी पार करते हैं किसी भी तरह से, मेरा तो छोटा भी बच्चा भी है फिर भी लेके पार करती हूँ। यूपी के फतेहपुर ज़िले से आया हूँ और शिक्षा व्यवस्था यहाँ की मतलब बच्चों को आता है ऐसा नहीं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था ही थोड़ा सा, भवन नहीं है, खुले में लोगों को पढ़ाना पड़ रहा है बच्चों को, लोग अपना खुद बिछाने के लिए बोरा लेकर आ रहे हैं। ये शिक्षा व्यवस्था में अभाव है थोड़ा, सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए यहाँ पर भी। कैसे बच्चों को पठन पाठन दिलाते हैं ब्लैक बोर्ड पे? बच्चों को पठन पाठन क्योंकि एक ब्लैक बोर्ड है, अब इसी पे सब लोग को अपना देखना हुआ है। जैसे पहले कराते हैं, पहले सॉल्व बोर्ड में, फिर उनको दे देते कि आप कॉपी में अपने सॉल्व करिए। जैसे भी मतलब चल रहा है वैसे चला रहे हैं, कम साधन में अच्छा देने की कोशिश कर रहे हैं। एक ब्लैक बोर्ड पर कितना खाना बनता है बच्चों को पढ़ाने के लिए? एक ब्लैक बोर्ड पे 2। कौन क्लास के पढ़ाते हैं? 4 और 5। फिर उसके बाद फिर अपना फिर ऐसे ही बोलते हैं तो लोग लिखते हैं, किसी भी तरह देख रहे हैं जैसे मैनेज होता है अपने तरफ से करते हैं। परेशानी यही है कि दूरी से कोई सामान लाने में थोड़ा दिक्कत होता है, इसीलिए यहाँ का जो व्यवस्था है उसी में हम लोग बच्चे को पढ़ा रहे हैं। क्या चीज़ कैसे पढ़ा रहे हैं? जैसा व्यवस्था देख रहे हैं, मंदिर का दीवार है उसी पर अपना इसको साफ सुथरा करके इसी पर चाहते हैं कि बच्चा कुछ सीख ले। इसी से खास व्यवस्था नहीं है, तो जो व्यवस्था है उसी में बच्चा लोग को पढ़ाते हैं। कितना बच्चा है इसमें? बच्चा 135 है। कितने नए शिक्षक आए? 3। कुल कितने शिक्षक हो गए? 5। कितना कमरा है स्कूल के अंदर? कमरा तो एक ही है। पढ़ाने के लिए ब्लैक बोर्ड है एक जी, छोटा सा जी छोटा सा है। क्या मांग करते हैं विभाग से? मांग तो सर ही जो उनको व्यवस्था में कमी लग रहा है वो मांग करते हैं, धीरे धीरे मिलेगा। होमगार्ड मुजफ्फरपुर के सिकंदरपुर स्थित प्रशिक्षण केंद्र में शुक्रवार को आयोजित पारण परेड में पिछले 63 दिनों से ट्रेनिंग ले रहे मधुबनी और अरवल जिले के 147 जवानों ने भाग लिया।
मुख्य अतिथि के रूप में होमगार्ड के समादेष्टा राकेश कुमार उपस्थित रहे। उन्होंने खुले जीप में जवानों का निरीक्षण किया। जवानों ने मंच के सामने से मार्च पास्ट किया, जिसकी सलामी मुख्य अतिथि ने ली। समादेष्टा राकेश कुमार ने होमगार्ड के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए उनके परेड को उत्तम दर्जे का बताया। उन्होंने होमगार्ड बटालियन का गठन, कर्तव्य, उद्देश्य एवं विधि व्यवस्था में होमगार्ड की भूमिका को विस्तार से बताया। कहा कि जल्द ही होमगार्ड के जवान बदले हुए रूप में नजर आएंगे। AK-47, AK-56 इंसास और 9 mm पिस्टल के साथ उन्हें विभिन्न विभागों में प्रतिनियुक्ति दी जाएगी। इन सभी होमगार्ड के जवानों को रिटायर आर्मी के ट्रेनरों ने ट्रेनिंग दी है। और किस तरीके से आज यहाँ मुजफ्फरपुर जो हमारे बिहार गृह रक्षा वाहिनी कैंपस है, यहाँ पर मधुबनी और अरवल ज़िला के टोटल 147 प्रशिक्षु होमगार्ड्स हैं। उनका ट्रेनिंग समाप्ति के पश्चात पारण परेड समारोह हुआ है और 147 टोटल हैं यहाँ पर जो आज पास आउट हुए हैं। इसमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल हैं और महीनों की कड़ी ट्रेनिंग के बाद आज ये सभी तैयार हैं और यहाँ से सभी अपने जो इनके आवंटित ज़िले हैं वहाँ पर ये योगदान देंगे और फिर वहाँ पर जो भी कर्तव्य दिया जाएगा, लॉ एंड ऑर्डर या अन्य विभाग है जहाँ भी आवश्यकता अनुसार जहाँ बांटा जाएगा वो अपने कर्तव्य पर योगदान देंगे। और आज से सभी प्रशिक्षु बिहार सरकार की सेवा में ये समर्पित हुए हैं और काफ़ी अच्छी ट्रेनिंग हुई है। परेड काफ़ी प्रशंसनीय रहा है। परेड कमांडर एक महिला गृह रक्षा वाहिनी गृह रक्षक है और बढ़िया इन्होंने प्रदर्शन किया है परेड का और मैं इन सभी का उज्जवल भविष्य कामना करता हूँ। और साथ ही यहाँ के जो अनुदेशक हैं, जो ट्रेनर्स हैं, डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट, सीनियर डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट हैं, इन सभी का योगदान रहा है, सभी कंट्रीब्यूशन रहा है और सबका मेहनत है। हर एक पॉइंट पर हर एक कर्मी एक मेहनत करते हैं और उसी का नतीजा है कि शानदार परेड यहाँ पर दिखी है। और इन सभी का जितने भी स्टाफ यहाँ पर रहे हैं, जिनका परेड जो ट्रेनिंग में रहे हैं, इन सभी को मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। और साथ ही मीडिया के बंधु आपका भी धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप संख्या में आए, आपने इसको कवरेज किया है और प्रचार प्रसार करे हैं, तो आप सभी धन्यवाद। आधुनिकीकरण को लेकर क्या कुछ किया जी? आधुनिकीकरण को लेकर काफ़ी सारे हमारे स्टेप्स लिए जा रहे हैं मुख्यालय स्तर पर। तो इसमें बेसिकली लॉजिस्टिक्स और हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर और वेपन्स, इन सब पर ध्यान दिया जा रहा है। तो मुख्यालय स्तर पर हमने प्रपोजल भेजा था, पहले ही सरकार को भेजा गया था। सबसे सर्वप्रथम जो बिहार गृह रक्षा वाहिनी की जो ट्रेडिशनल वेपन है, जो 303 Mark 4 और Mark 3 आप देखते आए हैं, इन सबका फेज आउट किया जाएगा। हमने प्रस्ताव काफ़ी पहले भेजा था, सरकार के द्वारा इसकी मंजूरी मिली है और आवंटन मिला है। तो जो वेपन्स हैं, मॉडर्न वेपन्स हैं, उनका प्रोक्योरमेंट के लिए मंजूरी मिली है और सरकार के द्वारा भी इसको गो हेड दे दिया गया है। तो आने वाले समय में हमारे जो गृह रक्षक हैं, उनके आप ट्रेडिशनल वेपन्स के जगह पर आप मॉडर्न वेपन्स, इंसास है, TR है, AK-47, SLR, 9 mm पिस्टल्स, इनसे सुसज्जित दिखेंगे। और उससे ये इसलिए किया जा रहा है कि समय के साथ बहुत ज़रूरी है बदलाव। पुराने वेपन्स फेज आउट हैं, कई बार उनमें दिक्कतें आती हैं, शिकायतें आती हैं और आधुनिकीकरण एक फोर्स का चेहरा और वो पूरा एक रिफ्लेक्ट करता है। तो इसीलिए इस स्टेप पर इस दिशा में काफ़ी काम किया जा रहा है ताकि एक मॉडर्न चेहरा जो होमगार्ड से बिहार आने वाले दिनों में हाईटेक दिखेंगे होमगार्ड के जवान। बिल्कुल दिखेंगे आप लोग। और ये ट्रेनिंग आप देख रहे हैं, पहले इस प्रकार की ट्रेनिंग नहीं होती थी। हमारे DG मैडम का उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने विशेष ध्यान रिक्रूटमेंट और ट्रेनिंग पर है। अभी हमारे जो हर एक जितने हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं CTI बिहटा में, इसके अलावा जितने डिस्ट्रिक्ट्स में जहाँ प्रशिक्षण केंद्र है, वहाँ पर आर्मी के रिटायर्ड जो भी हमारे ट्रेनर्स हैं उनको हायर किया गया है और उनकी सेवाएं ली जा रही हैं और उनके द्वारा ही सभी जगह बिहार जो होमगार्ड्स हैं प्लस हमारे जो फायरमैन हैं, उनकी आउटडोर ट्रेनिंग जो है रिटायर्ड आर्मी पर्सन के द्वारा ही की जा रही है। तो इसमें आप देख रहे हैं काफ़ी शानदार प्रदर्शन हो रहा है। इनका परेड भी काफ़ी सुधरी है पहले की अपेक्षा में और एक डिसिप्लिन, जो सेंस ऑफ डिसिप्लिन आर्मी की होती है, वो इसमें इनकलकेट किया जा रहा है और वही इन्होंने आपके साथ किया है। तो आने वाले समय में निस्संदेह आपको एक नया चेहरा दिखेगा और अभी दिख भी रहा है। इनका काफ़ी कंट्रीब्यूशन है। हम देख रहे हैं कई सारे ज़िलों से होमगार्ड्स जहाँ पर ट्रेडिशनली उनकी नहीं ली जाती थी, अब सभी मांग कर रहे हैं होमगार्ड्स की। जितने विभागों का है, विधि व्यवस्था है, एक्साइज डिपार्टमेंट है, लॉ एंड ऑर्डर, इस समय होमगार्ड्स की डिमांड बढ़ी है और रिक्रूटमेंट हो रही है और फिर अगला फेज़ का रिक्रूटमेंट भी होगा जल्दी ही। तो फिर इसमें जो हमारे जो रिक्त पद हैं उनको भरने की प्रक्रिया चल रही है। और
शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के लेप्रोसी मिशन चौक के पास ई रिक्शा कंपनी मयूरी के एक्सक्लूसिव शोरूम भवानी ट्रेडर्स का शुभारंभ हुआ। भवानी ट्रेडर्स में मयूरी ई रिक्शा के सभी मॉडल उपलब्ध हैं। यहां एक ही छत के नीचे सेल, सर्विस और सर्विसिंग की सारी सुविधा दी जा रही है। भवानी ट्रेडर्स के प्रोप्राइटर सुभाष सिंह ने बताया कि देश में रोजगार सृजन की जरूरत है। इसे देखते हुए शहर के गरीब जो खुद से अपना रोजगार करना चाहते हैं उनके लिए कम ब्याज दर पर ई रिक्शा उपलब्ध कराने का बीड़ा उठाया है। उन्होंने कहा कि यह मिठनपुरा इलाके का पहला मयूरी ई रिक्शा शोरूम है। इस शोरूम के खुलने से रोजगार उपलब्ध होने के साथ यातायात की समस्या में भी कमी आएगी। उद्घाटन के दिन ही 5 ऑटो रिक्शा की बिक्री हुई है। आज आप लोगों के द्वारा जो है सो आज उद्घाटन किया गया है मयूरी ई रिक्शा का, जो क्या कहते हैं अभी जो डीजल वाले रिक्शा का बंद हो गया है यहाँ। तो हम यहाँ कन्हौली विष्णुदत्त है, ये कन्हौली खादी भंडार रोड है, इसमें हम मयूरी रिक्शा का भारत ट्रेडर्स का उद्घाटन किए हैं। जो हम जितने भी कस्टमर हैं जो खरीदने वाले लोग हैं उनके लिए हम एक ही छत के नीचे सेल एंड सर्विस सब प्रोवाइड करें। यहाँ तक कि मैं 5 किलोमीटर रोड सर्विस भी दूँगा। लोन फैसिलिटी जो है तो हमारा रिफिन से है, बजाज कैपिटल से है और बाइक बाजार से है, और अदर में आपको HDFC और ये स्टेट बैंक से हम टाई अप किए हैं। क्या छूट दीजिएगा इसमें? जैसे गवर्नमेंट का जो नोटिस जो बोले हैं जो 10% छूट है, तो अगर वो हमको देते हैं तो हम देंगे। वैसे हमको जहाँ तक होगा हम कस्टमर के लिए हम रिलायबल रहेंगे तो हम उनको देंगे। नाम परिचय बता दीजिए। नाम मेरा सुभाष सिंह हुआ और मैं मुजफ्फरपुर कलमबाग चौक से रिलेटेड हूँ। मयूरी ई रिक्शा के शोरूम का आज शुभारंभ हुआ है, और अब चूँकि डीजल और पेट्रोल की जो कीमत है वो आप देख रहे हैं, और केंद्र की सरकार जिस तरह से जो महंगाई चरम सीमा पर है और लोग अब बैटरी चालित जो ई रिक्शा है उसकी ओर मुखातिब अग्रसर हो रहे हैं, तो उसी के लिए इन्होंने जो ये बैटरी चालित ई रिक्शा का शोरूम का उद्घाटन है। हमारी शुभकामना है कि ये अच्छे से ये गुणवत्तापूर्ण और बढ़िया से सब चीज़ का जो कंपनी के मानक है उस पर खरा उतरे, और अच्छे से ये जो शोरूम है ये बिल्कुल, और ये जो ई रिक्शा है वो अच्छा से चले। हमारी शुभकामनाएं। मुजफ्फरपुर के लोगों को क्या कहिएगा? मुजफ्फरपुर के लोगों के लिए जो अब तो देख ही रहे हैं कि जो समय आ गया, जो पहले जो साइकिल रिक्शा था वो ज़माना अब लद गया। अब ई रिक्शा है, ई रिक्शा का उपयोग करते हैं, बहुत सारे ई रिक्शा चल रहे हैं, और जिसमें मयूरी जो कंपनी है ये बहुत ही अच्छी कंपनी है। और इस कंपनी का अभी हमको भी जानकारी है कि सभी जगह जहाँ जहाँ जा रहे हैं देख रहे हैं कि मयूरी कंपनी का ही ई रिक्शा ज़्यादा चल रहा है, और ये इन्होंने मयूरी कंपनी का ही ई रिक्शा का शोरूम खोला है, तो निश्चित रूप से अच्छा सेल होगा। और ये अच्छी कंपनी है, इसके बारे में सभी लोगों के तरफ से कहा जा रहा है कि ये अच्छा है और इसकी सेवा अच्छी है। मुजफ्फरपुर में भी धीरे धीरे सर्दी बढ़ती जा रही है। जिला प्रशासन ने लोगों को शीतलहर को लेकर अलर्ट किया है। अंगीठी, अलाव आदि जलाने में सावधानी बरतने की हिदायत दी गई है। सर्द हवा चलने से तापमान में काफ़ी गिरावट दर्ज की जा रही है। हालांकि दिन में धूप निकलने से थोड़ी राहत ज़रूर है। एसडीएम पश्चिमी ब्रजेश कुमार ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में मुजफ्फरपुर में शीतलहर को देखते हुए क्या करे क्या ना करे को लेकर दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि सभी अंचलाधिकारी और वन विभाग के अधिकारियों को पत्र जारी कर बढ़ते ठंड के मद्देनजर अलाव और कंबल की व्यवस्था करके रखने को कहा गया है। जो मौसम विज्ञान केंद्र है उसके द्वारा प्रचारित किया गया और सूचित भी किया गया है कि आगे आने वाले दिनों में ठंड बढ़ने वाली है, अर्थात ठंड का प्रकोप बढ़ेगा। इसके लिए पूरा प्रशासन चुस्त दुरुस्त है। सभी जो संबंधित लोग हैं उनको अलर्ट कर दिया गया है, और जो हमारे अंचल अधिकारी हैं जो खास तौर पर इसके लिए जिम्मेवार होते हैं उन्हें भी यह संसूचित कर दिया गया है कि जैसे विभागीय निर्देश प्राप्त होता है, ठंड का प्रकोप जैसे बढ़ता है, तो जो भी माकूल व्यवस्थाएं होती हैं जैसे कंबल का वितरण, अलाव जलाने आदि की व्यवस्था करना, वो किया जाएगा। तत्काल में जिलाधिकारी महोदय के निर्देश के आलोक में जो सामाजिक सुरक्षा कोषांग जो जिले में संचालित है उनके द्वारा कंबल का क्रय कर लिया गया है, और जो गरीब जो लोग हैं, जो इससे प्रभावित होने वाले जो लोग हैं उनको चिन्हित करके
इसका वितरण भी किया जा रहा है। मैं इसमें बताता चलूं कि दोनों अनुमंडल पदाधिकारियों को भी 1-1 लाख रुपए की राशि दी गई है कि वे लोग भी कंबल का क्रय करके और जो लोग हैं चिन्हित करके उनके भी वितरण किया जाए। इसके लिए हम लोग कार्य कर रहे हैं। 1 से 2 दिन में ये कंबल हमें प्राप्त हो जाएंगे और हम लोग इसका वितरण करना प्रारंभ करेंगे। इसी बीच मैं यह भी आपको बताऊं कि शहरी क्षेत्रों में और अन्य जगहों पर जो रैन बसेरा जो बनाया गया है, जो बाहर से जो लोग आते हैं उनके ठहरने के लिए जो व्यवस्था की जाती है, तो उनको भी सचेत कर दिया गया है। पूरी तैयारी मुकम्मल कर ली गई है कि अगर बाहर से लोग आते हैं और ठंड का प्रकोप बढ़ता है तो उनके लिए भी सारी व्यवस्थाएं रखी जाए और उनको किसी प्रकार की कठिनाई नहीं हो और सरकार के जो मार्गदर्शन दिया गया है सरकार के द्वारा आपदा की स्थिति में उसका सुचारू और सही तरीके से हम लोग निर्वहन करें और कोई भी व्यक्ति इसका शिकार नहीं हो, इसका प्रयास हम लोग कर रहे हैं। जिला प्रशासन पूरी तरह से चुस्त और दुरुस्त तरीके से कार्य करने के लिए कटिबद्ध है। लौह पुरुष भारत रत्न सरदार वल्लभ भाई पटेल के पुण्यतिथि पर नागरिक मोर्चा की ओर से शुक्रवार को मुजफ्फरपुर के पानी टंकी स्थित स्मारक स्थल पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसमें उपस्थित पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा, पुष्पा प्रसाद, मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा, हरिकिशोर प्रसाद सिंह, आलोक कुमार अभिषेक सहित अन्य गणमान्य लोगों ने उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल के योगदान को राष्ट्र कभी भुला नहीं सकता। साथ ही सरकार से मांग किया गया कि उनकी जयंती और पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह आयोजित किए जाए। पुण्यतिथि पर हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और इसके लिए जो ये लौह पुरुष हैं उनकी जयंती और पुण्यतिथि हम यहाँ मनाते आ रहे हैं। और ये इस पार्क के सौंदर्यीकरण के लिए अभी जो मोहन प्रसाद जी ने कहा वह यथार्थ था और सत्य था और उनको मैं साधुवाद देना चाहूँगी कि हम सब मिल कर के हमारे जो पटेल संघ के जो अध्यक्ष हैं विनोद पटेल जी, उनको भी साधुवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने पूरे समर्पण के साथ इस आयोजन में भाग लिया और हम सब लोगों ने मिल कर के सुरेश शर्मा जी से और विधायक जी से ये गुजारिश की कि इसका सौंदर्यीकरण हो, रख रखाव हो, जो आज बिल्कुल जर्जर स्थिति में है। और इस महान लौह पुरुष अखंड भारत के निर्माण करने वाले उस भारत रत्न को सम्मानित करने की ज़रूरत नहीं है, उनके लिए समर्पण की आवश्यकता है जो अखंड भारत का निर्माण किए। जय हिंद, जय भारत, जय लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। महान देशभक्त भारत के प्रथम गृह मंत्री लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की पुण्यतिथि पर आज नागरिक मोर्चा, पटेल सेवा संघ सहित कई संगठनों के द्वारा आज सुबह से महान देशभक्त के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर मुजफ्फरपुर वासियों की ओर से उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। आज नगर विधायक विजेंद्र चौधरी, पूर्व मंत्री माननीय सुरेश कुमार शर्मा और सुरंगमा कला केंद्र के संस्थापिका, वरिष्ठ समाज सेवी, राष्ट्रपति से सम्मानित परम आदरणीय डॉक्टर पुष्पा प्रसाद जी, नागरिक मोर्चा के कार्यकारी अध्यक्ष आलोक कुमार अभिषेक जी, पटेल सेवा संघ के हमारे विनोद पटेल जी, आशा सिन्हा जी, अजय जी सहित हरकिशोर प्रसाद सिंह जी, राणा देवी दयाल जी सहित सैकड़ों की संख्या में लोग सुबह से आते रहे और महान कर्मयोगी के प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करते रहे। अभी हम लोगों ने विधायक और पूर्व मंत्री सुरेश कुमार शर्मा जी से हमारी बड़ी बहन डॉक्टर पुष्पा प्रसाद जी ने प्रस्ताव रखा कि यह वीरान जैसा लगता है, उचाट जैसा लगता है यह स्मारक। जब इनका जयंती पुण्यतिथि होता है तो हम लोग किसी प्रकार से साफ सुथरा कर लेते हैं, करवा लेते हैं, उसके बाद से वीरान हो जाता है, जंगल झाड़ में तब्दील हो जाता है। इसलिए यहाँ पर कम से कम फूल वगैरह की व्यवस्था कराई जाए और बैठने के लिए बेंच या कुर्सी की बनाई जाए, परमानेंट सीमेंटेड, जो अस्थायी रूप से यहाँ रहे। इसके लिए विधायक जी तो कुछ बोल नहीं सके, लेकिन हमारे माननीय सुरेश कुमार शर्मा जी ने यहीं पर अभी तुरंत नगर आयुक्त को उन्होंने फ़ोन किया और कहा कि भाई इसका डेंटिंग पेंटिंग करवाइए
और इसका ब्यूटिफिकेशन हम अपने खर्च से करवा लेंगे। सुरेश शर्मा ने अभी हम लोगों के सामने कहा। तो आज हम लोगों ने यह संकल्प लिया है कि ऐसे महान सपूत के स्मारक स्थल की उपेक्षा बर्दाश्त नहीं की जाएगी। इसके लिए हम लोगों को सत्याग्रह धरना करना होगा, तो कलेक्टर के पास करेंगे। और हम लोग ये भी मांग करेंगे कि सरदार पटेल की जयंती और पुण्यतिथि पर राजकीय समारोह आयोजित की जाए, जिला प्रशासन यहाँ पर आए और डीएम और कमिश्नर के द्वारा इनको पुष्प अर्पित की जाए। ऐसे महान देशभक्त जो गुलाम भारत में टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ भारत की देशी रियासतों को उन्होंने एक कर भारत को एक राष्ट्र का रूप दिया, जिसे हम आज राष्ट्रीय एकता के शिल्पी कहते हैं। ऐसे महामानव की प्रतिमा उपेक्षित रहे, यह बर्दाश्त से बाहर है। इसलिए हम लोग इसके लिए अब आंदोलन करेंगे। अगर प्रशासन नहीं जगी तो हम सभी समाज सेवी संगठन मिलकर सरदार वल्लभ भाई पटेल के स्मारक के नवनिर्माण, जीर्णोद्धार और राजकीय समारोह के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। अयोध्या में भगवान श्री राम जन्म मंदिर का निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है। अगले साल 22 जनवरी को मंदिर में रामलला की प्रतिमा में प्राण प्रतिष्ठा का अनुष्ठान समारोह होगा। इस समारोह में शामिल होने के लिए आमंत्रण स्वरूप श्री राम जन्मभूमि न्यास की ओर से कार्यकर्ताओं को रंगीन अक्षत दिया गया था, जिसका वितरण अब आमजनों से शुरू हो गया है। शुक्रवार को मुजफ्फरपुर में अक्षत कलश पहुंचा। बाबा गरीबनाथ मंदिर में अयोध्या से पूजित अक्षत कलश लाई गई। यहां से ये कलश 32 जिलों में भेजा गया। वहां से हर घर तक इस अक्षत को देकर लोगों को श्री राम मंदिर में आने का निमंत्रण दिया जाएगा। विश्व हिंदू परिषद के प्रांतीय उपाध्यक्ष संजीव सिंह के नेतृत्व में ये कलश मुजफ्फरपुर लाया गया है। उन्होंने बताया कि 22 जनवरी के बाद श्री राम मंदिर आम जनता के लिए खुल जाएगा। मौके पर खुशी से नाचते गाते श्री राम के भक्त नजर आए। कुछ भक्त भावुक होते भी नजर आए। लोगों ने अक्षत कलश की आरती भी की। 22 जनवरी को हर घर में उत्सव मनाया जाएगा। पाँच 500-600 वर्षों के संघर्ष और अनगिनत कुर्बानियाँ देने के बाद रामलला को हम लोग उनके नए निवास में 22 जनवरी को विराजमान करने जा रहे हैं। राम मंदिर निर्माण का जब निर्णय हुआ था तो उसमें जन सहभागिता के लिए हर घरों से जा कर के हम लोगों ने सनातनी धर्म के और भी जितने हिंदू धर्म के लोग हैं उन लोगों से जा कर के हम लोगों ने धनराशि एकत्रित की थी। बाध्यता यह नहीं थी कि आप कितना देंगे, आप 1 रुपया भी दीजिए। तो सबों की सहभागिता से आज इस नए मंदिर का निर्माण हुआ है। तो अब जब रामलला विराजमान होंगे तो इस अक्षत कार्यक्रम के द्वारा हम लोग हर एक परिवार, हर एक व्यक्ति तक पहुंच करके अक्षत के माध्यम से उन्हें निमंत्रण देंगे कि आप आएँ और रामलला को मंदिर में विराजमान होने के बाद उनका दर्शन करें। यह कार्यक्रम इसी के लिए आयोजित किया गया है। इसमें अयोध्या से पूजित अक्षत लेके आया गया है और यहाँ पे अभी 32 जगहों पे जिलों में भेजा जाएगा और वहाँ से फिर गांव-गांव तक ये अक्षत भेजा जाएगा सारे परिवारों में। उद्देश्य क्या है? कितने लोग शामिल होंगे इसमें? 22 तारीख को ऐतिहासिक दिन। 22 तारीख को तो प्रशासन के द्वारा सीमित संख्या में लोगों को बुलाया गया है। उसके बाद में सर्वसाधारण के लिए यह खुला रहेगा। हर आदमी अपने रामलला को, अपने इष्ट श्री राम को जा कर के दर्शन करेंगे। यह अयोध्या से आए पूजित अक्षत है जो सभी जिलों में भेजा जा रहा है, जो घर में जा सभी के घरों में बांटा जाएगा और निमंत्रण दिया जाएगा कि आप लोग अपने यहाँ मंदिरों में 22 जनवरी को सुबह 11 बजे से लेकर के 1 बजे तक पूजा करेंगे, अर्चना करेंगे और राम जी का जो अभिषेक होगा उसको देखेंगे और 108 बार विजय मंत्र करेंगे या एक माला का जाप करेंगे और संध्या में दीपावली मनाएंगे। अपने अपने घरों में कम से कम 5 दिया घी का जलाएंगे और दीपावली का उत्सव मनाएंगे बृहद रूप में। ये इसलिए अक्षत बांटा जाएगा सभी परिवारों को।
जय जय श्री राम। 32 जिलों के लिए 32 क्लास जा रहा है। मुजफ्फरपुर के जुलन छपरा रोड नंबर 2 स्थित प्रसिद्ध फुलार सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में अब न्यूरो सर्जरी की सुविधा की भी शुरुआत हो गई है। एम्स पटना के प्रसिद्ध डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज आलम अब इस अस्पताल से जुड़ गए हैं। डॉक्टर मोहम्मद शहनवाज आलम इंडोवैस्कुलर सर्जरी के स्पेशलिस्ट हैं। ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन एमएम और स्पाइन के संबंधित सर्जरी भी की जा रही है। अब तक पश्चिम बंगाल, नेपाल समेत कई जिलों से मरीज इलाज के बाद ठीक हो चुके हैं। इस अस्पताल में गरीब तबके के मरीजों की भी विशेष सुविधाएं दी जा रही है। आयुष्मान कार्ड की भी सुविधा है। इसके साथ साथ कई निजी कंपनियों के द्वारा भी निःशुल्क उपचार किया जाता है। सभी बीमारियों के इलाज की सुविधा उपलब्ध है। बच्चों के लिए हर तरह की चिकित्साएं सुविधा उपलब्ध है। इसके साथ ही इस अस्पताल में विश्व प्रसिद्ध कीन यूनिवर्सिटी से डिग्री प्राप्त डॉक्टर प्रिया सिंह के द्वारा बांझपन की भी उपचार की जाती है। हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर शहनवाज आलम। मैंने अपना MBBS और MS अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से किया है और MCH न्यूरो सर्जरी एम्स पटना से किया है। अभी हमने फुलार सुपर स्पेशलिटी जो मुजफ्फरपुर में जुरन छपरा गली नंबर 2 में स्थित है, वहाँ हमने एज ए न्यूरो सर्जरी कंसल्टेंट ज्वाइन किया है। हमारे पास न्यूरो सर्जरी से रिलेटेड जैसे ब्रेन और स्पाइन ट्यूमर और कैंसर, एनी ब्रेन और स्पाइन रिलेटेड ट्रॉमा, कोई एक्सीडेंटल केस, स्ट्रोक से रिलेटेड, माइग्रेन, बेल्स पाल्सी, कोई भी लकवा मारना, पैरालिसिस इत्यादि जैसे जो न्यूरो सर्जरी की जो बीमारियां होती है जिसके लिए लोग एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो अब जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास जितनी अत्याधुनिक जो मॉडर्न टेक्नोलॉजी है हमारे सेंटर पे अवेलेबल है। और साथ ही साथ जो भी ब्रेन एन्यूरिज्म सर्जरी होता है, जैसे स्ट्रोक रिलेटेड, दिमाग के नस में जो खून का गट्ठा जम जाता है, उससे रिलेटेड हम लोग लेजर सर्जरी करते हैं। हमारे पास माइक्रो सर्जरी जैसी फैसिलिटी, न्यूरो नेविगेशन जैसी फैसिलिटी हमारे सेंटर पे अवेलेबल है। ठीक, और ये उत्तर बिहार का एक बहुत ही सुप्रसिद्ध सेंटर है जहाँ पे बहुत जेन्यून रेट में सारी सुविधाएं अवेलेबल है। और साथ ही साथ जो भी सरकारी सुविधाएं हैं, सरकारी स्कीम है जैसे आयुष्मान भारत और जो भी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, सब फैसिलिटी कैशलेस स्कीम अवेलेबल है। और दूसरी बात यह है कि हमारे पास जैसे हमारे डायरेक्टर सर डॉक्टर तेज नारायण सर बहुत जाने माने प्रसिद्ध यहाँ के पेडियाट्रिशियन हैं, तो हम लोग पेडियाट्रिक न्यूरो सर्जरी के लिए एक सेपरेट सेटअप है यहाँ पे। और जैसे बच्चों में जो कॉन्जेनाइटल जो जन्मजात बीमारियाँ होती है, जैसे लकवा मारना, पैरालिसिस हो जाना, दिमाग में पानी भर जाना, वो सब फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। कोई भी ट्रॉमा का पेशेंट हो, जैसे कोई भी RTA एक्सीडेंट होता है, तो उसके लिए समय बहुत महत्वपूर्ण एक चीज़ होती है जिसके लिए लोग बड़े बड़े सेंटर पे जाते हैं। तो उससे जो गोल्डन आवर होता है उसके लिए हमारे पास 24/7 फैसिलिटी अवेलेबल है। और तो इसीलिए आपसे गुजारिश है कि हमसे आके कंसल्ट कीजिए। और ये नॉर्दर्न बिहार का बहुत ही एक अच्छा सेंटर है जहाँ पे मॉड्यूलर OT की सुविधा अवेलेबल है, 24/7 ब्लड बैंक की सुविधा अवेलेबल है जो और सेंटर पे अवेलेबल नहीं है। और जो पुअर पेशेंट होता है उसके लिए खासकर स्पेशल हमारे पास पैकेज हैं, तो उससे भी रिलेटेड आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है। और हम 24/7 एनेस्थीसिया इन हाउस फैसिलिटी प्लस ICU केयर फैसिलिटी अवेलेबल है। सो इसीलिए हमारे सेंटर से जुड़िए। कोई ऐसा समस्या होती है तो जल्द से जल्द कंसल्टेंट करने की कोशिश कीजिए। धन्यवाद। अभी तक उत्तर बिहार में ब्रेन ट्यूमर से रिलेटेड ट्रीटमेंट नहीं होता था, उसके लिए क्या फैसिलिटीज रहेगी? उत्तर बिहार में जैसे मेनली जो ब्रेन ट्यूमर की सर्जरी होती है उसके लिए सुविधाएं सारी होनी चाहिए सेंटर पे। जो हमारे इस सेंटर पे सारी सुविधा जैसे माइक्रोस्कोप, इंडोस्कोपिक सर्जरी, जैसे क्लोराइड सिस्ट होता है ब्रेन का, जो वेंट्रिकल्स के अंदर ट्यूमर होता है उसके थ्रू हम कर सकते हैं। बहुत सारी जो सर्जरी होती है जो नाक के रास्ते ब्रेन से होती है, जैसे ट्रांसनेजल ट्रांसस्टेनोइडल सर्जरी, वो भी फैसिलिटी हमारे पास अवेलेबल है। खास करके हमने जो ये सेंटर है पूरा कैथ लैब के साथ हैं, जिसके वजह से हम लोग इंडोवैस्कुलर सर्जरी जैसे ब्रेन एन्यूरिज्म हो गया, आर्टियो AVM फॉर्मेशन, जैसे पैदाइशी बच्चों के दिमाग में खून का गुच्छा बन जाता है, तो उसमें हम लोग बिना ब्रेन खोले हुए नस के थ्रू सर्जरी करते हैं, उसको इंडोवैस्कुलर न्यूरो सर्जरी बोलते हैं। तो ये सब फैसिलिटी से उपयुक्त है हमारा सेंटर।
मुजफ्फरपुर के लक्ष्मी चौक ब्रिज बिहारी लेन कृष्ण टोली रोड में शुक्रवार को आधुनिक सुविधाओं से लैस होटल पारस इन का शुभारंभ हुआ। मुख्य अतिथि नगर विधायक विजेंद्र चौधरी ने फीता काटकर होटल का उद्घाटन किया। मौके पर उपस्थित संचालक इंजीनियर अमित कुमार के भाई पूर्व मेयर राकेश कुमार पिंटू ने बताया कि होटल पारस इन में शादी विवाह के साथ साथ अन्य सभी तरह के आयोजन के लिए बेहतर व्यवस्था दी गई है। यहाँ अभी 12 कमरे, बैंक्वेट हॉल एवं रेस्टोरेंट हैं। बैंक्वेट हॉल में 500 लोगों की बैठने की क्षमता है। होटल के सभी कमरा लग्जरी है। इसके अलावा डिलक्स रूम भी है। उद्घाटन के अवसर पर ग्राहकों को विशेष छूट दी जा रही है। आज यहाँ कृष्णा टोली में हमारे एक छोटे भाई के बैंक्वेट हॉल होटल का उद्घाटन, शुभ उद्घाटन माननीय विधायक श्री विजेंद्र चौधरी द्वारा किया गया है और काफ़ी लग्जरी ये होटल है। हमारे मुजफ्फरपुर वासियों से विनम्र निवेदन है कि यहाँ पर आकर के एक बार होटल में ठहरे। जो भी उनके गेस्ट हैं, काफ़ी यहाँ पर उत्तम क्वालिटी के सेफ है और काफ़ी सुंदर प्रबंध किया गया है। एक बार अवश्य मौका दें। कमरा कितना है? यहाँ पर अभी 10 कमरे हैं, 10 कमरा और रेडी हो रहा है। टोटल 20 कमरे का ये होटल है। बैंक्वेट हॉल है और लॉबी है। कितने लोग अरेंजमेंट हो जाएंगे इसमें शादी में? बैंक्वेट हॉल में आपको मोटामोटी 700 से 800 लोग तो आराम से इसमें आ सकते हैं और भोजन का लुत्फ उठा सकते हैं। लोकेशन कहाँ देंगे? ये हो गया कृष्णा टोली में एशियन स्कूल के ठीक सामने पारस इन विवाह भवन। ये रेस्टोरेंट वगैरह भी है? हाँ, इसमें रेस्टोरेंट भी है और रेस्टोरेंट में काफ़ी अच्छे क्वालिटी के शेफ हैं जो सभी तरह के व्यंजन बनाते हैं। पारस इन होटल का आज उद्घाटन हुआ है। हम अपेक्षा रखते हैं कि इनके व्यवस्थापक जो है अच्छी व्यवस्था यहाँ देंगे। मुजफ्फरपुर तो अब होटलों का साम्राज्य कायम हो रहा है। इस इलाके में अच्छे होटल की कमी थी, जो हुआ है। बैंक्वेट हॉल की कमी थी, जो बना है उसको हमारी शुभकामना है कि अच्छा से अच्छा चले, प्रगति के पथ पर अग्रसर हो और जो होटल लेने वाले हैं उनको भी अच्छी सुविधा मिले, जिससे कि इस होटल का और आगे बढ़ सके। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।